नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। हालांकि पत्थरबाजी के पीछे कौन है, इसके मॉड्यूल का खुलासा हो चुका है। व्हाट्सएप और मोबाइल फोन के जरिए पत्थरबाजों को हमला करने का आदेश मिलता है और फिर इन पत्थरबाजों को पैसे भी दिए जाते हैं। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि पत्थरबाजों को लेकर राजनीति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह कि कश्मीर को लेकर क्या राजनीतिक दल संजीदा नहीं है? आखिर कश्मीर घाटी में कैसे आएगा अमन? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एल के अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। पहले हमें सिचुएशन को थोड़ा संभालने दीजिए, माहौल को ठीक बनाने दीजिए, क्योंकि पत्थरबाजी और गोली के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती है। मुख्य रूप से कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसी पर विस्तार से चर्चा हुई है और हम सबका मानना है कि राज्य सरकार को आगे 1-2 महीने के अंदर परिस्थिति में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए विशेष ध्यान देकर प्रयास करना चाहिए और उसके संदर्भ में केंद्र से जिस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है वो सारा सहयोग देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है। ये कहना कि संघबाज जब तक कि वो आखिरी पत्थर बंद हो जाएगा फिर बात होगी, ये कभी होने वाला नहीं है और बातचीत से ही कोई हल निकल सकता। मगर बातचीत सिर्फ बातचीत के लिए नहीं होना चाहिए। बातचीत जब हो तो वो उसके नतीजे जो हैं वो जमीन पे आने चाहिए। इन्हीं को अपना तरीका बदलना चाहिए और जब तक पीडीपी और बीजेपी सरकार रहेगी जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होगी। मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि अगले 2-3 महीने में आप जम्मू कश्मीर के हालात को बिल्कुल बदला हुआ पाएंगे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की हालत बद से बदतर कर दी है। ये उन्हीं की नीतियों का और उनके गलत निर्णयों का नतीजा है कि आज कश्मीर इस हालत में पहुंचा है। बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? दूसरा सवाल, क्या वाजपेयी पॉलिसी से घाटी में आएगा अमन? तीसरा सवाल, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बातचीत की जरूरत है या नहीं? और बिग स्टोरी बिग डिबेट में चौथा सवाल, कैसे लौटेगा कश्मीर घाटी में अमन? तो ये कुछ सवाल हैं जो अपने इस डिबेट के दौरान हम उठाएंगे। आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं खास मेहमान हमारे साथ इस पैनल में। मेरे साथ जफर इस्लाम है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ शबनम लोन है, सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट की और कश्मीर मामलों पर अपनी राय रखती हैं, साथ ही बीडी मिश्रा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और थोड़ी देर में सुशील पंडित जुड़ेंगे रूट्स इन कश्मीर से, जो कि कश्मीरी पंडित भी हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है और जफर इस्लाम, शुरुआत आपसे करूंगा। महबूबा मुफ्ती आज आई और उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री से, कश्मीर को लेकर उन्होंने हालात बताए प्रधानमंत्री को और कहा कि 2-3 महीने में हालात सुधर जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि घाटी में बिगड़ रहे हालात को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। तो क्योंकि आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं जफर इस्लाम कि कश्मीर में हालात कैसे बदलेंगे, हालात कैसे सुधरेंगे, तो महबूबा मुफ्ती की इस बात का क्या मतलब निकालें और प्रधानमंत्री किस तरह से कश्मीर के हालात को समझ रहे हैं या किस तरह से आगे आएंगे जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं? देखिए गौरव जी, हमारे सरकार की शुरू से प्राथमिकता एक ही रही है कि वहाँ पर अगर हमने सरकार बनाई पीडीपी के साथ तो उसका एक ही मकसद था कि वहाँ के लोगों के हित में ये डिसीजन था, प्रदेश की जनता और प्रदेश के हित में अच्छा फैसला हो, इसलिए हम अपने सारे डिफरेंसेस को अलग रखा और हम पीडीपी के साथ हाथ मिला के सरकार बनाया।
तो हमारी प्राथमिकता शुरू से एक ही है कि वहाँ अमन का माहौल हो, चैन का माहौल हो, जो यूथ है वो मेन स्ट्रीम में आए और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो, ताकि जो लोग गुर्बत में रह रहे हैं और जो पूरे देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे आइसोलेटेड रह रहे हैं, वो चीज़ें जो है ख़त्म हो। और वहाँ पर यही प्राथमिकता रही शुरू से भारतीय जनता पार्टी की। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमारा बना, जो एजेंडा ऑफ अलायंस, उसमें भी यही फोकस रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से वहाँ पर हालात थोड़े से ख़राब हुए हैं। उसके लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं, एक मुट्ठी भर लोग जिम्मेदार हैं। हमारी सरकार उन पर निगरानी कर रही है और जो जरूरत सर सुनिए, जफर इस्लाम सुनिए, लेकिन वहां पर कोशिश जफर इस्लाम नॉर्मल से लाने एक हफ्ते तक घाटी के स्कूल कॉलेज बंद रहे, इस उम्मीद में कि इस बार जब स्कूल खुलेंगे तो वहां बच्चे पत्थर नहीं फेंकेंगे, बल्कि अपने हाथों से कॉपी किताब लेकर उस पे पेंसिल लिख रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और माहौल कुछ सुधरेगा। एक हफ्ते बाद फिर वही हुआ, फिर उन्हीं बच्चों ने फिर पत्थरबाजी की। तो हालात आपके काबू से बाहर है, क्यों ना कहें। आपकी सरकार वहां भी है, आपकी सरकार यहां भी है। नहीं, देखिए गौरव जी, आप इसको समझना पड़ेगा कि कश्मीर जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। वहां पर जो हालात है पहले से पिछले 20-30 सर, हम ये सदियों से सुनते आ रहे हैं कश्मीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। हर सरकार में सुना है, ये हर सरकार के प्रवक्ता से सुना है। लेकिन आप नया क्या कर रहे हैं सर? लेकिन देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि हमने नया 80,000 करोड़ का पैकेज हमने प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था। सबसे बड़ी नई बात कि हमने ऐसा मैंडेट जो वहां के लोगों ने दिया कि ना तो पीडीपी सरकार बना सकती थी, ना तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमने कॉमन एजेंडा बनाया और सरकार बनाने की कोशिश की। सिर्फ इसलिए हमें सरकार बनाने की कोई आए, हमारे सरकार बनाने की कोई ज्यादा कोशिश नहीं थी, बल्कि वहां के लोगों के लिए सरकार बनाने की कोशिश थी, ताकि वहां के लोगों के लिए। लेकिन ऐसा तो लगता नहीं, ऐसा लगता है कि वहां के लोगों में आपकी सरकार के प्रति दिन पर दिन और आर्मी के प्रति दिन पर दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ये लग रहा है। जफर इस्लाम, मैं आता हूं आपके पास। शबनम लोन कुछ कहना चाहती है। शबनम लोन, एक मिनट, मैं एक लास्ट सेंटेंस बोलोगे? हाँ, एक लास्ट सेंटेंस, यही लास्ट सेंटेंस की यही चीज जो है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये सबको आप ये बात अच्छी नहीं लगी कि पीडीपी बीजेपी सरकार बनाए और लोगों के हित में, प्रदेश की जनता के हित में काम करे। ठीक है सर, और अमन का माहौल कायम करे। इसलिए ये लोगों ने साथ देने के बजाय वहां पर हालात बिगाड़ने में का पूरा काम अंजाम दिया। ठीक है शबनम लोन, अब मैं आपके पास आऊंगा। शबनम लोन, आप विरोध जता रही थी जफर इस्लाम की बात पर, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। शबनम लोन, आप अक्सर ये कहती रहती हैं, या अक्सर लोग ये कहते रहते हैं जो कश्मीर के पत्थरबाजों के लिए हमदर्दी रखते हैं कि भाई वहां सरकारों ने इनके लिए क्या किया, सरकारों ने इनके लिए क्या काम किया, सरकार इनसे बातचीत क्यों नहीं करती। तो पहली बात, क्या ऐसे माहौल में बातचीत हो सकती है? और जो महबूबा मुफ्ती कहती हैं, जो आज वो कह के गई कि जहां से सिरा छोड़ा था वहीं से पकड़ना पड़ेगा, वाजपेयी फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, तो क्या ऐसे हालात में ये फॉर्मूला लागू हो सकता है शबनम लोन? जी गौरव, शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं प्रोटेस्ट इस बात पे कर रही थी कि जफर इस्लाम साहब ने फिर से 80,000 करोड़ रुपए का पैकेट के बारे में बोला। जफर इस्लाम साहब, पैसा भेजा, अपनी सरकार को यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में कहिए कि वो पैसा कहाँ गया। वहां मिनिस्टरों और अफसरों की जेबों में गया, वो गरीब कश्मीरी उसके पास नहीं गया। और जहां जिन माओं के बच्चे मर गए, जिन बहनों के भाई खत्म हो गए, जिन माँ बाप के छोटे बच्चे खत्म हो गए, उनके आंसू क्या आप पैसों से तोलते हैं? इससे ज्यादा हतक आमेज एक कश्मीरी के लिए कुछ नहीं है जब हम आपकी ये बातें सुनते हैं। खैर, अब मैं गारो आपके सवाल पे आऊं। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं शबनम लोन, 1 by 1 सर, 1 by 1 सर, 1 by 1 आपने 1 by 1 नहीं, सबको मौका मिलेगा, लेकिन 1 by 1 बात करते हैं। मैं एक गौरव जी, बड़े नहीं गौरव जी, इनको यहीं पर रोकना पड़ेगा, मुझे जरूरी रोकना है। शबनम लोन जैसे लोग, जो लोगों को हम लोग मरहम लगाते हैं तो ये जख्म देने का काम करती हैं। आप अच्छी बात तो कह नहीं सकते, आप लोगों को भड़काने का, बदगुमानी के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हमारी सरकार की पूरी कोशिश है हम उनके जफर इस्लाम, होल्ड ऑन, जफर इस्लाम, मुझे आपकी ऑडियो डाउन नहीं करनी चाहिए।
लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे तो मैं ऑर्डर डाउन करवा दूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं 1 बाय 1 बात करते हैं, आराम से टेम्पर लूज ना करें। क्यों हम एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं? आराम से 1 बाय 1 हेल्दी डिबेट करते हैं। जफर इस्लाम, मैं आ रहा हूं आपके पास। जफर इस्लाम, शबनम लोन अपनी बात पूरी कीजिए। मेरे साथ इस बीच सुशील पंडित रूट्स इन कश्मीर से जुड़ चुके हैं, लेकिन शबनम लोन अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये बहुत सही हुआ। आज मैंने ये वाजपेयी साहब का प्लान सुना मुख्यमंत्री के मुंह से कि जमहूरियत, इंसानियत, और हमने वहां उस दायरे में जाना है। हाँ, कश्मीर से मेरा आपको एक मैसेज है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे कोई यकीन नहीं है। आप देखिए, ये चीफ मिनिस्टर की हिम्मत देखिए जब वो कहती हैं वाजपेयी पीस प्लान, इसमें हुर्रियत के नेता मेरे वालिद अब्दुल गनी लोन सबसे ज्यादा उसमें वो मैसेंजर थे पीस के। उन्होंने अपनी जान गंवाई इस कश्मीरी के लिए जो आज मर रहा है, उन्होंने अपनी जान गंवाई इसी पीस के लिए। लेकिन देखिए ना उनके नहीं तो क्या पीस नहीं आनी चाहिए? क्या तरीका है फिर बताइए आप? इंक्वायरी हुई, क्या तरीका है? देखिए, सुनिए आप, और देखिए इन लोगों को, इनकी हिम्मत देखिए कि उन लोगों का नाम तक नहीं। अब्दुल मजीद डार हिजबुल मुजाहिदीन के 11 कमांडरों में उस पीस प्रोसेस में शामिल थे, वो सब के सब मारे गए। ये कौन है ये मुफ्तीज जिन्होंने वाजपेयी का नाम लेके इसको अपने लिए एक बाजार बनाया हुआ है? महबूबा मुफ्ती उस स्टेट की इलेक्टेड सीएम है, माफ कीजिएगा, मुफ्ती उस स्टेट की इलेक्टेड सीएम है। और आप ये बताइए शबनम लोन, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है जो वहां आर्मी पर पत्थर फेंकते हैं? ये लोग कौन है जो वहां पर आर्मी के ऑपरेशंस में रुकावट पैदा करते हैं? और वो लोग कौन है? नहीं शबनम लोन, वो लोग कौन है जिन्होंने इन लोगों के हाथों में पत्थर दिए? शबनम लोन, वो लोग कौन है जिन्होंने इन लोगों के हाथों में पत्थर दिए? उनके बारे में भी तो बोलिए। जान दी, आप लोगों ने उनके साथ क्या किया? What have you done with them? What justice did you give them? क्या आप लोग उनका नाम तक नहीं लेते? This is the way to get justice. ये तो एक मजाक करते हैं। This is the way to get justice, ma'am. भरोसा नहीं है हमें आप लोगों पर, बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है, आपको भरोसा नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भरोसा हो भी नहीं पाएगा। सुशील जी, मैं जफर इस्लाम वेट और भी लोग जफर इस्लाम वेट सिर्फ इनको वेट सुशील पंडित को कहना चाह रहे हैं। सुशील पंडित, महबूबा मुफ्ती दिल्ली आती है तो लगता है कि केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकार भी कंसर्न है कि यार हालात खराब हो रहे हैं और कश्मीर में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो बोल के गई उसके बाद आपको लगता है कि 2-3 महीने में वहां पीस आ जाएगी या पत्थरबाजी कम हो जाएगी? मुसलमान के लिए भी मुझे नहीं लगता कि कश्मीर जिस हालत से गुजर रहा है उसमें अभी कुछ बहुत ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश कहीं दूर दूर तक दिखाई पड़ती हो। और इसकी वजह यह है कि पिछले 2-2.5 सालों में उस जगह को जिस तरह पकाया गया है, खौलाया गया है, वहां जिस तरह के राजनीतिक निर्णय लिए गए हैं, प्रशासनिक निर्णय लिए गए हैं, कश्मीर अब पके हुए फोड़े की तरह है। ये दिनों दिन रिसेगा, फिर जाके कहीं वहां कुछ ठंडक महसूस की जाएगी। लेकिन उससे पहले जो अभी चर्चा हो रही थी, मैं चाहूंगा कि उसमें थोड़ा सा आपको सच्चाई से अवगत कराऊं। 80,000 करोड़ का पैकेज शबनम जी पूछती हैं कौन खा गया, किनकी जेबों में गया, जरा उसका पता कीजिए। मैं उन्हें थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं। 1988 में 1988 में भारत की संसद ने एक कानून बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। वो जानते हैं कश्मीर में लागू नहीं होता क्योंकि धारा 370 आड़े आती है। ठीक है, कश्मीर के राजनीतिज्ञ, कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स क्या बहुत ईमानदार दूध के धुले हुए हैं, उनको इस एक्ट की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। 1988 में एक और एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के किसी भी पूजा के स्थल का आप आर्म्स और एम्युनिशन स्टॉक पाइल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, यह भी कश्मीर पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि धारा 370 है। इस धारा 370 की वजह से कश्मीर में ऐसे बहुत से कानून हैं जो भारत की संसद ने पास किए हैं, जिनकी वजह से बड़े बड़े नेता जेल गए, आज भी जेलों में हैं, जिनकी वजह से हम बाकी जगह पर इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं कि वहां तशद्दुद ना हो, कश्मीर में नहीं कर सकते क्योंकि धारा 370 है। फिर ये रोना रोती हैं कि वहां पर ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है।
आप ये नहीं कह सकते कि धारा 370 बने रहने दीजिए, देश भर के कानून वहां लागू ना हो, लेकिन हमारे यहाँ जो पैसा आता है वो गबन होता जाए, वो लुटता भी जाए। तो ये दोनों तरीकों से आप इस देश को नहीं कोस सकते। और तीसरी बात ये, ठीक है, इस वक्त इसका बिल्कुल ताल्लुक है। अगर वहां पैसा जाता है और उसका वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस गबन करते हैं, वहां पर कोई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं है। आपके पास ही आ रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन है वहां की, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। वहां उसका कॉन्स्टिट्यूशन का ये हाल है शबनम जी कि मस्जिदों के पब्लिक एड्रेस सिस्टम का गलत इस्तेमाल होता है। अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ओके ओके, वन बाय वन शबनम लोग वन बाय वन। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का गलत इस्तेमाल होता है। जब एनकाउंटर चल रहा होता है तो मोबिलाइज किया जाता है लोगों को कि ये कई बार जुमे की नमाज के बाद कई बार तस्वीरें आती हैं जहां पर मुंह ढककर वहां पत्थर फेंकते हैं युवा। तो वो कहां से जुमे की नमाज के बाद एकदम से आते हैं, आईएसआईएस का झंडा फैलाते हैं और उसके बाद पत्थरबाजी करते हैं, ये कहां से हो जाता है? लेकिन मैं शबनम लोन आता हूं उस बात पे, शबनम लोन उस बात पे आता हूं, लेकिन मैं अभय दुबे के पास जाऊंगा। अभय दुबे, वो स्कूल के बच्चे इसलिए निकले हैं क्योंकि स्कूलों को आपने मदरसों में तब्दील कर दिया है। ठीक है सर, वहां होती है इस तरह की तरबियत, इस तरह की पढ़ाई कि वहां उसमें आएंगे की फैक्ट्री बना के रखते हैं। उस पे आएंगे, उस पे स्कूल के बच्चों ने पत्थर क्यों उठाया उस पे भी आएंगे, लेकिन बना के अभय दुबे को लाऊंगा। एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड ऑन शबनम लोन। अभय दुबे मुझे एक बात बताइए, अभय दुबे, इतने सालों से वाजपेयी फॉर्मूला, इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, यही एक हल है कश्मीर का, तो अभी तक हुआ क्यों नहीं? और आपको लगता है कि जो हालात आज कश्मीर में है ये फॉर्मूला लागू हो पाएगा? गौरव जी, मुझे याद आता है जुलाई 16 में एक ऑल पार्टी मीटिंग महबूबा मुफ्ती जी ने की और उसमें कहा कि अगर कश्मीर का सही मायने में कोई समाधान है तो मनमोहन सिंह जी के जो 5 वर्किंग ग्रुप्स है उसमें समाधान है। ठीक है। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री जी से अगस्त में मिलने आई तब ये कहा कि अगर कोई समाधान कश्मीर का दे सकता है तो वो मोदी सरकार दे सकती है। आपने जहां से प्रारंभ किया, आपने कहा कि महबूबा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को इनिशिएट करना पड़ेगा। मुझे याद आता है 8 जुलाई को जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो हालात बिगड़े, 30 दिनों तक देश प्रतीक्षा करता रहा, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। अलीराजपुर की रैली में एक भाषण हमको मिला समाधान के रूप में। 50 दिन बाद महबूबा जी उनसे मिली। मुझको आश्चर्य ये होता है कि जो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, अभी बहुत डिबेट हुई कि 80,000 करोड़ का पैकेज, हमने भी आते ही नवंबर 17-18 2004 में 24,000 करोड़ का रिकंस्ट्रक्शन का पैकेज लॉन्च किया, 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अरे शांति ही स्थापित नहीं होगी तो काम कैसे होगा? वहां कौन से 80,000 करोड़ और 1 लाख करोड़? जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो काम नहीं होगा। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना उसमें क्या कहा इन्होंने कहा कि साधारण सरकार को हम स्मार्ट गवर्नमेंट के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ये इथिकल गवर्नमेंट होगी। उन्होंने कहा कि एप्सपा पर और स्पेशल एरिया के नोटिफिकेशन पर, यहां तक यह भी कहा कि आर्टिकल 370 को यथावत रखने पर भी हम लोग दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। मुझको आश्चर्य यह हुआ कि जहां एक और इथिकल गवर्नमेंट की बात करने वाले लोग जब दिल्ली से बाहर निकले तो दूसरे ही दिन कहा कि यह अस्वाभाविक समझौता है, यह स्वाभाविक समझौता कश्मीर में नहीं हुआ। तो दोनों दलों को एक दूसरे पर आस्था नहीं है, उनका विश्वास आपस में नहीं जीत पाए तो जनता का विश्वास किस हार नहीं। अभय दुबे, इस देश में आपकी पार्टी से ज्यादा सरकार तो किसी ने नहीं चलाई है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं है इस देश में सरकार चलाने का, और आपने हुर्रियत से और अलगाववादियों से बात करके भी देखा है। आपने कश्मीर में इंटरलॉक्यूटर्स भी भेजे हैं और वहां उस तरह से भी बात करके देखी आपने, हल निकल नहीं पाया सर आपकी सरकार में भी। समस्या वही की वही है। 2010 में भी एक लंबा समय आया था जब कर्फ्यू लगा था घाटी में। नहीं गौरव जी, देखिए वो ये प्रारंभ हुआ जब मसरत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर को मोदी सरकार ने नहीं माना, वहां से परिस्थितियां बिगड़ना प्रारंभ हुई। मुझे सिर्फ एक 10 सेकंड दीजिए। देखिए तकलीफ कहां है।
जब कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी होती तो उसके उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह बुरहान वानी के प्रति सिंपैथी व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था। उनकी हीना भट्ट कहती कि तुम आर्टिकल 370 उठाओ, मैं AK-47 उठाऊंगी। कश्मीर के बाहर आकर कहते हैं कि समाधान गोलियों से होगा। इनको ये तक नहीं पता, इनके प्रवक्ताओं को, कि राजनाथ सिंह जी ने पैलेट गन की अपेक्षा पावर शेल के। नहीं सर ठीक है, लेकिन आपके एक सीनियर लीडर है, सुनिए सर बहुत हो गया, मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना है। आपके सीनियर लीडर है गुलाम नबी आजाद, वो तो बहुत सीनियर है ना, इनके प्रवक्ताओं को बात करना नहीं मालूम, लेकिन गुलाम नबी आजाद तो कश्मीर से आते हैं। वो कहते हैं कि कश्मीर के बच्चों को पकड़ लेंगे, इससे देश के लोग पसंद नहीं करेंगे। हम पिछले साल 1000 बच्चों को स्प्लिंटर्स लगे, 100-200 बच्चों की आंखें चली गई। पत्थरबाजों को बच्चे कहकर संबोधित करते हैं वो, उसमें वाकई कुछ बच्चे भी हैं, और आज जो तस्वीरें आई उसमें कुछ बच्चे आज दिख रहे हैं, लेकिन जब ये बयान आया था तब बच्चे नहीं थे, तो अगर इस तरह से आप अपनी लाइन इस तरह से अलग अलग रखेंगे सर, तो फिर राजनीति करिए, फिर कश्मीर समस्या का हल तो हो गया। बीडी मिश्रा के पास जाऊंगा। बीडी मिश्रा, क्या राजनीति ने ही ज्यादा बेड़ा गर्क किया भारतीय जनता पार्टी? सर सुन लीजिए, कश्मीर में जब राज्य की सरकारों में दो पार्टियों, मिश्रा साहब, दो पार्टियों और दोनों के अलग अलग बयान हो, तो क्या आर्मी का मोराल भी डाउन होता है कि हम तो यहाँ जान की बाजी लगा रहे हैं और यहाँ नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पर कश्मीर में आज से राजनीति नहीं चल रही है। कश्मीर का पूरा प्रॉब्लम इसीलिए है कि वहां पर शुरू से 1947 से राजनीति चल रही है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आज के दिन में जितने भी राजनीतिक दल वहां पर हैं जो सरकार में नहीं है, वो सरकार को अपोज कर रहे हैं। और यह समस्या 1989 से चल रही है, 28 साल हो गए हैं। इसमें 28 साल में बताइए कौन बचा हुआ है जो पावर में नहीं था वहां, और यह समस्या आज चल रही है। तो इसको किसने इसको ठीक किया और किसकी गलतियां नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है तब जबकि वहां पर जितने फौजी हैं वो फौजी वहां पर इसलिए नहीं गए हैं कि उनका वहां जमीन है, जायदाद है, उनकी फैमिली है। वो इसलिए गए हैं कि यह देश की रिक्वायरमेंट है कि वहां पर शांति रहे, अमन रहे, इसलिए वो गए हुए हैं। और अगर वहां पर वो गए हुए हैं और उनको रेपिस्ट, उनको एनार्किस्ट, उनको कत्ल करने वाला यह बताया जाता है तो अफसोस होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आर्मी वहां ऑपरेट करती है तो कितने डिसिप्लिन में करती है। दूसरी बात, जो वहां पर सोल्जर हैं, जो वहां पर सीआरपीएफ के जवान हैं, अगर उनको मारा जाता है तो दुनिया खुशी मनाती है। जितने एंटी गवर्नमेंट हैं या जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, कहते हैं देखो ये समस्या बाहर है। अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं कोर्ट मार्शल करो। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, पूरा कश्मीर यह पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई और जितने सेपरेटिस्ट लीडर हैं और बाकी जो नेता हैं जो कश्मीर में हैं, अगर इनके बढ़ावे पर काम कर रहे हैं तो यह कश्मीर के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए यह बहुत ही हानिकर है। और आज के दिन में अगर हमारी आर्मी वहां नहीं हो तो पाकिस्तान रोल ओवर करेगा, पूरे कश्मीर को ऑक्युपाई कर लेगा, उसको 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। और इंसानियत इससे बड़ी क्या होगी कि किसी सैनिक के हाथ में AK-47 हो और उसको वहां पर जलील किया जा रहा हो, उसको मारा जा रहा हो, उसके बावजूद वो वहां से सीधे चला आ रहा हो बजाय उस AK-47 के यूज करने के। लेकिन एक सवाल मैं आपसे जफर इस्लाम पूछूंगा। सवाल यह है कि पीडीपी कहती है कि बीजेपी का रुख तुष्टीकरण है, पीडीपी का रुख को बीजेपी तुष्टीकरण बताती है, और बीजेपी कहती है कि पीडीपी का रुख लड़ाकू है, लड़ाई करते रहते हैं। तो ऐसे में जब आपके बीच ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, जब आप आपस में ही फंसे रहेंगे, जब आपस में ही आप लड़ाई करते रहेंगे, तो कैसे ये हालात काबू में आएंगे? आपने तो एडवाइजरी जारी भी कर ली, सेना अध्यक्ष का भी बयान आया, उसके बावजूद स्थिति बिगड़ती दिखी है, बनती नहीं दिखी है। देखिए गौरव जी, इसमें सच्चाई नहीं है कि दोनों पार्टी के बीच में कोई डिफरेंसेस है। देखिए सर, महबूबा मुफ्ती खुद बोल के गई, अब उनकी बात को भी नकार दीजिए। उन्होंने कहा कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको हम जल्दी सुलझा लेंगे, उन्होंने नकारा नहीं इस बात को। मैं कह रहा हूं कि कुछ हो सकता है कि कामकाज के तरीके को, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को एक तरीका समझ में ना आता हो या उसके हिसाब से ना हो रहा हो, लेकिन आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो कोई डिफरेंसेस है। सरकार वहां चलानी है और लोगों के लिए चलानी है, वहां के कश्मीरियों के लिए चलानी है, और जो हमारी सिर्फ प्राथमिकता एक ही है
कि वहां अमन कायम हो, चैन कायम हो। कैसे कायम करेंगे सर अमन? और कोई भी इस तरह के जो बयान इतना टाइम हो गया आपको, कैसे अमन कायम करेंगे ये बताइए। हम तो देखिए लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती, ऐसे गलत अटकलें लगाते हैं। हमारी सरकार बार बार लोगों से आग्रह करती है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप हाँ के बात किए, 2 बार जो है होम मिनिस्टर गए, 2-3 बार फाइनेंस मिनिस्टर गए, बड़े सीनियर लीडर्स गए और हर बार स्टेटमेंट बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव स्टेटमेंट आया। लेकिन वहां के जो लोग, जैसे आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला जी, वो वहां पर एक तरह का ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं ताकि किसी तरह भी अमन कायम ना हो। या कांग्रेस के लीडर, आप देखिए, आप जब वहां से आते हैं, वहां कांग्रेस सर जब इस पैनल में बैठकर शबनम लोन जैसी एक इंटेलेक्चुअल एडवोकेट ये कहे कि हमें केंद्र सरकार में भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब तो है कि कहीं ना कहीं आप अपनी भरोसे की जमीन नहीं बना पाए अभी तक। वहां पर आप अभी लोगों का भरोसा हासिल नहीं कर पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें देखिए, हमारी एक कंडीशन है, उस कंडीशन को तो हम बार बार बोलेंगे। जो कंडीशन कांग्रेस ने हर तरह से कॉम्प्रोमाइज किया था, वो कंडीशन हम नहीं कॉम्प्रोमाइज। गौरव जी ये चाहते हैं कि कश्मीर की हमारी प्राथमिकता, लेकिन देश में कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के अंदर रहते हुए अगर कोई बात करना चाहता है तो हम जरूर बात करेंगे, चाहे कोई भी हो। लेकिन संविधान से बाहर जाके अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बात नहीं करना चाहता तो उससे हम बात नहीं करना चाहते हैं। यही आपत्ति है कुछ वहां के यही आपत्ति का जवाब लेते हैं। शबनम लोन कॉन्स्टिट्यूशन खुला यहाँ पर सरकार कह रही है हम बातचीत को तैयार हैं, फिर कहां दिक्कत है? गौरव, मैं आपसे एक बात कहूंगी कि एक ये होता है कोई सरकार वहां पर कहे हम बातचीत करेंगे, उनको क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जब किसी सरकार की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो तो वो किस पैमाने पर कह रहे हैं कि हम बातचीत कर, उनके साथ कौन बातचीत करेगा? ये सिर्फ वहां पर पावर में रहने का एक तरीका है। और मैं आपसे एक बात कहूं, इस वक्त सारा कश्मीर ये जानता है कि पीडीपी पावर में नहीं है। इस वक्त वहां पर बीजेपी के रहमो करम पर है पीडीपी, और ये बेसिकली बीजेपी वहां पर रूल कर रही है। अब ये बीजेपी को कॉल लेना है कि वो राष्ट्र के हित में वहां पे अगर अमन नहीं आएगा, मगर अगर एंगर को बहुत कम करना है तो ये उधर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। फिर तो आपके हिसाब से पीडीपी वहां पॉलिटिकल सुसाइड कर रही है अपनी। अलायंस जब हुआ शबनम लोन, या तो महबूबा मुफ्ती को पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती या वो अपनी पॉलिटिकल सुसाइड कर रही हैं, क्योंकि अगर वो बीजेपी के एजेंडे पे चलेंगी और बीजेपी चाहती है कि इस तरह से हालात अस्थिर हो, हालात ना सुधरे, तो पीडीपी की तो दिन पर दिन जमीन खत्म ही होगी ना वहां पर। और वो बाय इलेक्शन में शायद दिखा भी फिर आपके हिसाब से तो जी उनकी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ये मैं आपको बताऊंगी, वो खत्म हो चुकी है। ये एक गिमिक था, ये 25 साल से मुफ्तीज का एक पॉलिटिकल गिमिक था जो खत्म हो गया। ये कहां से सोच लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि ये 70 साल का जो इतना कॉम्प्लेक्स इशू है, हम मुफ्तीज को पावर दे के ये खत्म करेंगे। अब मैं आपको एक आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आधे मिनट का ये एक महबूबा मुफ्ती का एक बयान है, हाफ सेकंड का, आप देख लीजिए। उन्होंने इलेक्शन से ठीक 1 महीने पहले क्या कहा था। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि मैं कभी भी बीजेपी के साथ अलायंस नहीं कर सकती। देख लीजिए। नहीं, वो देखा हुआ है मैम, वो बहुत पहले देखा हुआ है, वो आप मत दिखाइए, वो देखा हुआ है। आप बोल दीजिए, आप बताना क्या चाहते हैं। जवाब दे देता हूँ शबनम लोन जी, ये वही लोग हैं जो अमन को किसी तरह भी कायम नहीं होना देना चाहते हैं। शबनम लोन क्या लेने दीजिए, शबनम लोन को बात पूरी कर लेने दीजिए। जफर इस्लाम आप कह रही क्या, आप क्या जफर साहब, मैंने सबसे ज्यादा आपको जवाब देने का मौका दूंगा इस पीस प्रोसेस में। मुझे अभी भी याद है जिस कमरे में से मैं इस वक्त आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, इधर इस कुर्सी पे मेरे वालिद बैठे थे। तो मैंने जब उनसे बात की, मैंने कहा हमारा क्या होगा। उन्होंने कहा जान भी देनी पड़ी कश्मीर के अमन के लिए देंगे, सिर्फ इस वजह से कि वाजपेयी साहब की जबरदस्त क्रेडिबिलिटी थी। वो एक ऐसे इंसान थे कि उन पे हिजबुल मुजाहिदीन के 11 कमांडरों ने भी भरोसा किया। लेकिन मैं आपको वसूख से कहती हूँ,
उसके बाद जो हुआ, मेरे वालिद का कत्ल हुआ, मेरे वालिद की ट्रायल तक नहीं उस कत्ल के केस की। आप किसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है हमारे पास। हम नहीं आप पे नहीं, और हमने आप और जब आप ये बात कह रही हैं शबनम लोन, आप जब ये बात कह रही हैं तो आप उन हजारों कश्मीरी पंडितों के दर्द को भी महसूस कर रही हैं जिनके पता नहीं कितने रिश्तेदारों को कत्ल किया गया, जितने किडनैप किया गया, उनको छोड़ के घर से भागना पड़ा। पीस प्रोसेस शुरू हुआ था, उनमें से कितने कत्लों की तफ्तीश हुई है? ज्यादती कर रहे हैं किसी को मेरे वालिद, आज तक सजा नहीं हुई। मेरे वालिद ने जो जान दी वो बिल्कुल सुशील, आपने बहुत सही कहा, आपका और मेरा किस्सा एक ही है सुशील जी। क्या फर्क है? मेरे वालिद के कातलों को नहीं पकड़ा गया, कश्मीरी पंडितों के कातलों को नहीं पकड़ा गया। ये हम कश्मीरियों के साथ आपका क्या बर्ताव है? आप हमको ये जवाब इसका देते हैं कि लोगों ने अपनी जानें गंवाई पीस प्रोसेस के लिए। अब्दुल गनी लोन शहीद हुए, हिजबुल मुजाहिदीन के वो 11 कमांडर सब शहीद हुए। नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों को शहीद मत बताइए प्लीज। चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए किया था। नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों को अब शहीद मत बताइए शबनम लोन। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों को शहीद बताकर आप कहीं ना कहीं संविधान गौरव जी साहब ने उनके साथ बात की थी। देखिए एक मिनट, शबनम जी, अडवाणी साहब ने उनके साथ बात की थी, उन्होंने अपने आर्म्स ले डाउन किए थे, दे लेड डाउन देयर आर्म्स। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या उनके साथ, तो आप क्या चाहती हैं? बातचीत हो ही ना शबनम लोन। एक मिनट शबनम लोन, तो फिर तो ये स्टेटस को मेंटेन रहेगा। फिर पत्थर चलने दीजिए, आर्मी को पत्थरबाजों से निपटने दीजिए, बातचीत मत करिए, मत निकालिए हल, और राजनीति खेलने दीजिए लोगों को वहां पर। सुशील पंडित, फिर तो हल होगा ही नहीं। सुन लीजिए मैम, मैम सुन लीजिए अब, मैम सुन लीजिए अब। वहां पर ये सरकार नहीं हो रही, वहां पर मैम कश्मीर की जनता ने चुनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नेक्स्ट टाइम इलेक्शन आएगा, लड़िएगा इलेक्शन, जीतिएगा, चीफ मिनिस्टर बनिएगा और हटा दीजिएगा जो आप करना चाहे। लेकिन फिलहाल तो वहां डेमोक्रेसी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो उसको काम करने का आप रोकने का किसी को हक नहीं। सुशील पंडित जी, देखिए मैं ठीक है, नेक्स्ट टाइम हटा दीजिएगा इलेक्शन में। अभी सुन लीजिए, मैं फिर से कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। शबनम जी ने अभी अब्दुल गनी लोन साहब के हत्या के विषय में कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बड़ी निर्मम हत्या हुई। किसी भी हत्या पर हर एक को बहुत दुख होना चाहिए, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन तथ्य यह है कि हत्या मौलवी उमर फारूक की भी हुई, हत्या हुर्रियत के और भी बहुत से नेताओं की हुई, अभी हाल में 4-5 साल पहले तक हुई एक अहद जी की। मौलवी फारूक के केस में पैरवी हुई सुशील। एक मिनट, मैं पैरवी की बात पे नहीं आया हूं, पैरवी की बात नहीं हो रही है, मैं अभी पैरवी तक नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अभी हत्याओं तक आया हूं। और हुर्रियत किसने बनाई? हुर्रियत पाकिस्तान ISI के इशारे पर बनाया हुआ अलगाववादियों का, पृथकतावादियों का संगठन है। जब पाकिस्तान को ऐसा लगा कि इस संगठन में से कुछ लोग उनके इशारों पर उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह वो चाहते हैं, या उनसे कोई अलग बात करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए शबनम जी, मेरी बाद में आप अग्री मत कीजिएगा। शबनम लोन, जब आप बोल रही थी तो कोई बीच में नहीं बोल रहा था, बात में अग्री मत कीजिएगा, मुझे कहने तो बीच में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आप भी और कोई बोले तो आप भी बीच में मत बोलिए। आप सच्चाई से क्यों मुंह चुराती हैं? सुन लीजिए, आपको तकलीफ क्यों होती है जब आप बाद में बोल दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों, आपकी आवाज नहीं जा रही है, मत बोलिए। हुर्रियत के और बहुत से नेता थे जिनकी हत्याएं हुई, उनकी हत्याएं इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान की ISI ने जब ये देखा कि ये लोग हमारे निर्देशों से अलग भी जा सकते हैं, तो उनकी हत्याएं की गईं। इसके लिए पाकिस्तान, उसकी ISI और उनके जो भारत में आतंकवादी गुर्गे हैं, इसके लिए जिम्मेवार थे, ये वो भी जानती हैं। मुझे याद है जब अब्दुल गनी लोन साहब की हत्या हुई थी, तो यही बिलाल लोन थे, यही उनके दूसरे बेटे जो आज सत्ता में है वो थे, सज्जाद लोन, जिन्होंने जब गिलानी आए थे उसके लिए मातम पुरसी करने, तो उन्हें भगा दिया था। उन्होंने कहा था कि आपके हाथ मेरे बाप के खून से रंगे हैं, आपको यहां नहीं आना चाहिए।
लेकिन जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, उनका क्या कसूर था, मैं ये जानना चाहता हूं। उन्होंने किसके साथ दगाबाजी की थी? उन्होंने किसके ऊपर हाथ उठाया था? उन्होंने कौन सा नारा लगाया था? कौन सी हिंसा की थी? किसको गाली दी थी? उनका क्या जुर्म था जिसकी वजह से उनकी हत्याएं हुई, उनका बलात्कार हुआ, उनको घरों से बाहर निकाला गया? यह एक प्रश्न है और इसलिए कश्मीर की हर हत्या को एक साथ मत देखिए। सुशील, आई एम विद यू। नहीं नहीं, आई एम विद यू सुशील। हमारे कश्मीरी पंडितों जिनका कत्ल हुआ उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैम, इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन असल मुद्दे पर आते हैं, क्यों हुआ ये सब वो कोई नहीं बोल रहा। अभय दुबे, मैं आपके पास आऊंगा। अभय दुबे, किसने क्या किया इस पे बात करेंगे तो बहुत देर तक हम बात करते रहेंगे और किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे नहीं। जफर इस्लाम, मुझे मालूम है आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आता हूं मैं आपके पास। अभय दुबे, अभी क्या होना चाहिए? अभी क्या होना चाहिए? चाहे वो कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां हो, देश की दूसरी राजनीतिक पार्टियां हो, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि सारे लोग अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को सिर्फ एड्रेस करना बंद कर दे। वो जो कश्मीर के नेता हैं वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए पत्थर चलाने वालों को के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। जो बाहर होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब वो अलग वक्तव्य देते हैं और कश्मीर में जाकर अलग वक्तव्य देते हैं। जैसे राम माधव जी ने अभी वक्तव्य दिया था कि हम लोगों का जो गठबंधन है वो असफल रहा, आज कुछ और वक्तव्य उन्होंने दिया। तो खुद को सबसे पहले अपनी सरकार पर आस्था व्यक्त करनी होगी। कांग्रेस पार्टी ने एक सकारात्मक कदम उठाया कि शीर्षस्थ नेतृत्व को सोनिया जी ने अपॉइंट किया है, जिसमें मनमोहन सिंह जी हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद हैं, चिदंबरम साहब हैं, अंबिका सोनी जी हैं, और हमने कलेक्टिवली कोशिश करना प्रारंभ किया कि पीस प्रोसेस वहां पर स्टार्ट हो, सरकार को भी हम उसमें अपना समर्थन व्यक्त करें। जो मैंने कहा कि महबूबा जी ने कहा था कि 5 वर्किंग ग्रुप्स हैं जो मनमोहन सिंह जी ने बनाए थे, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अमंग डिफरेंट सोसाइटीज था, रिलेशन अलोंग एलओसी था, गवर्नेंस था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन था। तो इन पर काम करना फिर से सबको स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, आश्चर्य की बात देख लीजिए, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा हूं वो बार बार कहते हैं गोली मार दें, पैलेट गन्स का इस्तेमाल करें, जबकि गृह मंत्री कह चुके हैं कि हम पैलेट गन्स की अपेक्षा लेस लीथल, नॉन लीथल वेपन्स को हम यूज करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करेंगे, स्टन ग्रेनेड को यूज करेंगे। पैलेट गन का यूज मुद्दा नहीं है सर, पैलेट गन का यूज मुद्दा नहीं है, मुद्दा वो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन ही क्यों बन रही है जहां पर पैलेट गन या उससे कम लेथल वेपन को यूज करना पड़े, हम पैलेट गन पे क्यों आ जाते हैं? डायलॉग के बगैर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो डायलॉग होगा कैसे? कश्मीरियों से डायलॉग करने से कौन मना कर रहा है? और कलेक्टिवली अलगाववादियों से डायलॉग क्यों हो? देखिए, बिल्कुल सुशील पंडित, आपके पास 30 सेकंड है, फिर मैं जफर इस्लाम के पास एक मिनट गौरव जी, ये तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन भारतीय जनता पार्टी का था, उसमें इन्होंने डाला कि हुर्रियत से बातचीत करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी डाला। आप मत करिए, लेकिन कम से कम पीस प्रोसेस को इनिशिएट करिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पीस प्रोसेस को इनिशिएट करिए। जफर इस्लाम, 1 मिनट में आ रहा हूं। सुशील पंडित कुछ कहना चाहते हैं, तुरंत आ रहा हूं। सुशील पंडित जल्दी। अभय जी, आपकी बातों से लगता है कि कांग्रेस तो बिल्कुल दूध की धुली हुई है। मैं आपको अभी हाल ही के चंद बयानों का हवाला देता हूं। चिदंबरम साहब ने, यार बात सुन लीजिए अभय जी, मिलाइए मत, सुन लीजिए। ये आपका शीर्ष नेतृत्व है जिसको सोनिया गांधी जी ने अपॉइंट किया है। ये शीर्ष नेतृत्व है जिसने 10 साल देश की सरकार चलाई है। चिदंबरम जी कहते हैं कि अफजल गुरु की फांसी गलत थी। 1 मिनट सुन लीजिए। चिदंबरम जी होम मिनिस्टर थे, ये तो देश का शीर्ष नेतृत्व है। मिनिस्टर वहां की दूसरा, अभी सैफुद्दीन सोज कहते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कहते हैं, अभी उन्होंने पाकिस्तान को श्रेय दिया। जी हाँ, उनका अभी सैफुद्दीन सोज ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कहा कि कश्मीर की सब प्रॉब्लम्स की जड़ भारत है, पाकिस्तान नहीं है। आप ही ने अभी जिसके कारण श्रीनगर के उपचुनाव होने पड़े, वहां के सांसद हैं तारिक हमीद कर्रा, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया। उन्होंने त्याग पत्र देते वक्त क्या कहा था? भारत कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है, यह कहा था। आपकी पार्टी में ऐसे ऐसे महानुभाव हैं
जो आए दिन भारत के हितों की जड़ खोदते हैं। आप चुपचाप बढ़िया से अच्छी बात करते हैं टीवी पर, इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस ने जितने भी पाप किए हैं वो छुप जाएं। आज भी आए दिन उनके बयान ऐसे हैं कि वो आग में घी डालने का काम करते हैं। इतिहास साक्षी है। अगर और इतिहास में तो आप बिल्कुल मत जाइए अजय दुबे जी, क्योंकि अगर हम इतिहास में गए तो फिर इतनी लंबी फेहरिस्त आएगी। मैं तो अभी हाल की बातें कर रहा हूं। ठीक है अभय दुबे, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, जो आपने भोगा है मैं उसके साथ हूं, लेकिन हर संभव कोशिश करने चाहिए। इतिहास है ही इसलिए कि उससे सबक लेकर कोई ठीक है जफर इस्लाम, इतिहास से सबक लेंगे आप। जफर इस्लाम, इतिहास है इसलिए कि सबक लेना चाहिए। इतिहास से कोई सबक लिया आपने जफर इस्लाम, या केवल आप इतिहास को देख के आगे बढ़ गए, कोई सबक लिया ही नहीं आपने? फिर आरोप सर आपके पास। गौरव जी, कांग्रेस का आजकल काम रह गया सिर्फ पाठ पढ़ाना। जब वो सत्ता में थे तो वो सब उस वक्त उन्होंने कोई पाठ पढ़ा नहीं। आज सत्ता से बाहर है तो वो पाठ पढ़ाना चाहते हैं। आप परिणाम दीजिए। सुनिए सर, सुनिए। अभय दुबे जी 70 साल रह चुके हैं, कुछ काम किया नहीं, अब हम करना चाह रहे हैं तो उसमें आप बाधा के तौर पे आते हैं। और ये नसीहत, अपनी नसीहत अपने पास रखिए। सर बता रहे हैं वही जो आप काम करना चाहते हैं। अभय दुबे, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखिए। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों जो है वो हम साथ हैं, आप आगे बढ़िए, कश्मीर का समाधान निकालिए। कभी अच्छा नहीं किया, हमारी जो कोशिश, आपको सराहना करनी चाहिए। एक मिनट सुनिए, आपको सराहना करनी चाहिए थी इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी। सर क्यों बीच में बाबा टोक रहे हैं? एक करके बात करिए ना। अरे सुन तो लीजिए अभय दुबे जी, या कश्मीरियों को गोली मार दे उसकी अभय दुबे जी सुनिए, अभय दुबे सुनिए, बोलते हैं बहुत है। आप अपने पार्टी के अंदर में बोलिए तो बेटर होगा। सुनिए, मैं कह रहा इस बात की सराहना करनी चाहिए कि हमारे डिफरेंसेस के साथ भी हमने सरकार बनाई। किस वजह से? क्या हमें सत्ता की लालच है? हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में सरकार बन रही है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ सरकार बनाया। इसलिए हमें मालूम है कि प्रदेश की जनता की जो पीड़ा है वो एक इलेक्ट्रॉन कहना बंद कीजिए। सकारात्मक सोच खुद के और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, दो लोग साथ पे आके हमने उनके लिए कोशिश की। ये आपको भाई नहीं बात, और आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू से इसका विरोध करना शुरू किया। और शबनम लोम जैसे लोग जिनको क्रेडिट चाहिए, जिनको चाहिए कि कहीं ना कहीं, इसलिए बार बार ये बातें करती है, गलत बयानी करती रहती है। अरे भाई, हमने सरकार बनाई अपने फायदे के लिए, क्या कश्मीरियों के लिए, और आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अगर 80,000 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया तो क्या देश के बाकी जनता के लिए किया कि कश्मीरियों के लिए किया? अगर वहां डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं होती है, कहीं ना कहीं आइसोलेटेड है। जफर इस्लाम 80,000 करोड़ दिए, 80,000 करोड़ खर्च कहाँ हुए वो नहीं बता रहे आप। 80,000 करोड़ से कितने कश्मीरियों को जॉब मिली, कितने कश्मीरियों को एजुकेशन मिली, कितने कश्मीरियों को हेल्थ की सुविधाएं मिली, ये बताइए। और बात करना 80,000 करोड़ देना और 80,000 करोड़ यूज करना, दोनों में अंतर है सर। नहीं सर, आप बहुत बार कह चुके हैं 80,000 करोड़ दिए, 80,000 करोड़ दिए, लेकिन 80,000 करोड़ का असर क्या है? एक लास्ट पत्थर ज्यादा फेंकने शुरू हो गए। 30 सेकंड सुनिए, देखिए एक काम बताइए। एक मिनट में दुबे रुकिए। 1000 करोड़ रुपए का एक काम तो बता दीजिए। कश्मीर में आज भी कश्मीर में आज भी ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में है गौरव जी, जो कि देश के बारे में प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, हमारी ठीक है सर, ओके करते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सर अभी तक। देश को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, ना तोड़ना चाहते हैं, जिस तरह की अप्रोच जो शबनम लोन रखे हुए हैं, और हम उसी को नर्चर करेंगे और वहां मन कायम करेंगे। बीडी मिश्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। बीडी मिश्रा साहब, कई लोग कह रहे हैं कि आर्मी को फुल पावर दीजिए, वहां से आर्मी को कंट्रोल करने दीजिए। एक सिचुएशन देखिए 2 दिन में कंट्रोल में आ जाएगी, ये पॉलिटिक्स है जिस वजह से ये कंट्रोल में नहीं आ रही है। क्या ये हो सकता है? गौरव जी, 42 मिनट से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कश्मीर में कैसे बदलेंगे हालात। जितना डिस्कशन हुआ है उससे कोई भी सजेशन ऐसा आगे नहीं आया जिससे कि कश्मीर में हालात बदल सकते हैं। सिर्फ वहां पर पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों को मार रहे हो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर सरकार निकम्मी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया था।
लेकिन यह बात नहीं है। बात यह है कि कश्मीर में आज जिस मुकाम पर कश्मीर खड़ा है वहां पर खिलाफत का स्प्रेड हो रहा है, वहां पर रेडिकलाइजेशन हो रहा है, वहां पर ऐसे लोग मीडिया पर आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है जो कि पत्थरबाजी करवा रहे हैं। आईएसआई, पाकिस्तान और ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग टोटली इन्वॉल्व हैं। जो अपोजिशन में है वो भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। क्या वहां पर इंसानियत रह गई है जब मॉब अटैक 900 लोग आके और सीआरपीएफ वालों पत्थर मारते हैं? क्या वहां पर जमहूरियत रह गई है जब 6% वोटिंग होती है? क्या वहां पर कश्मीरियत रह गई है जबकि पत्थर फेंकना उनका एक औजार हो गया है? मैं ये कहता हूं कि जितनी पॉलिटिक्स हो रही है, ये 42 मिनट तक, 43 मिनट तक सब लोगों ने जितनी बातें की है अपनी पीठ थपथपाई है, और जो वाकई वहां पर प्रॉब्लम है उसके बारे में कोई कह नहीं रहा है। बातचीत क्या होगी? अभी क्या रह गया है? जब पत्थर फेंके जा रहे हैं, शूटिंग हो रही है, एम्बुशिंग हो रही है, तो बातचीत का माहौल है। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले तो यह कंट्रोल हो कि वहां पर पत्थर फेंकना बंद हो, एम्बुशेस बंद हो, और वहां पर जो जितने लोग वहां पर वो कह रहे हैं, मूसा जैसा लोग जो ये प्रचार कर रहे हैं कि यहां पर लड़ाई वहां के इंडिपेंडेंस की नहीं हो रही है, इस्लाम के लिए हो रही है, ये बंद हो। और इसको बंद करने का माहौल लाना पड़ेगा, और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अहम रोल होना चाहिए। ठीक है, सुशील पंडित सहमत हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल सही बात है, और मैं इसमें ये बात ऐड करना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं शब्दम जी, आ रहा हूं कि वहां की राजनीति ने, वहां के प्रशासनिक निर्णयों ने इस स्थिति को इतना पकाया है पिछले 2-2.5 साल में। अब जब आप बुरहान वानी ऐसा क्या हो गया? लोग कह रहे हैं कि वर्स्ट कंडीशन है इस वक्त कश्मीर। इस वक्त क्यों? क्योंकि वहां पर हर आधे पौने आतंकवादी का जब की हत्या होती है, उसका एनकाउंटर होता है, तो शव दे देते हैं वहां की लोकल मस्जिद को, और उसका इतनी शानो शौकत से रुखसत होती है, 40-40, 50-50 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। तब आप कोई स्कूल ड्रॉप आउट हो, 14-15 साल का शोहदा हो, जिसको घर पे भी झिड़की मिलती हो, बाहर भी उसको लानत मजम्मत मिलती हो, वो सोचता है कि ये एक हीरोइज्म के लिए, एक मार्टिडम का हेलो जो है, ये एक बड़ा शॉर्टकट है, इससे बढ़िया ग्लोरी हो ही नहीं सकती कोई। तो इस तरह एक नया रिक्रूटिंग सिस्टम बन गया है, पॉलिसी फेल्योर है कुछ। दूसरी चीज, वहां पर हर स्कूल, हर सरकारी स्कूल, सरकारी इदारा, सरकारी तनख्वाहों पर एक मदरसे की तरह जिहाद की फैक्ट्री बन गया है। वहां के टीचर्स जिस तरह की तरबियत दे रहे हैं, वहां का सिस्टम, वहां की प्रेस में, वहां के मीडिया में, वहां की ब्यूरोक्रेसी में, वहां की सिविल सोसाइटी में, वहां की बार एसोसिएशन में, वहां के मर्केंटाइल्स एसोसिएशन में, एक सिविक सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, इंस्टीट्यूशन में आपने जगह दे दी है, पनाह दे दी है हुर्रियत को और हुर्रियत के माइंडसेट को। तो इंडियन स्टेट हैज रिसीडेड। वहां पर जो भारत के विरुद्ध बात करता है उसको पुचकारा जाता है, इनाम दिया जाता है, कहा जाता है कि आपसे बात करेंगे। जो भारत के पक्ष में खड़ा होता है उसको गोली मारती है, कोई कुत्ता तक नहीं पूछता है। तो जब आप ऐसी स्थितियां खड़ी कर देंगे कश्मीर में, तो आपको आपको फल कैसा मिलेगा? और शबनम लोनो, आप कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं है। भरोसा तो आपने होने नहीं दिया ना। आप गौरव मेरी बात सुन लीजिए। मैंने सब पैनलिस्ट की बात बहुत ध्यान से सुनी, मुझे आदर है सबका, लेकिन अभी भी मैं कह रही हूं कि बुनियादी जो कश्मीर का असली मसला है उस तक कोई नहीं पहुंच पाया। सब ने अपनी अपनी पोजीशंस ली हैं। आर्मी जनरल साहब हैं, वो आर्मी के हित में बात कर रहे हैं। भाई सुशील पंडित हैं, ये कश्मीरी पंडित हैं, ये कश्मीरी पंडितों के लिए बात करते मैं बहुत खुश होती हूँ। नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप जरा एक लाइन में बताइए, आपकी नजर में कश्मीर का मसला क्या है? उसका शव सुनिए मेरी बात सुनिए। इस सुशील पंडित से एक बात कहे, वहां पर इस वक्त ये बीजेपी और ये पीडीपी की सरकार है। आप मुझे बताइए वहां पर कश्मीरी पंडित कोई मिनिस्टर क्यों नहीं है जो इतनी प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं बता रहे हैं? इनको एक अलग कश्मीरी पंडित मिनिस्टर होना चाहिए था जो इन सारी सिचुएशंस जो हैं जो ये बता रहे हैं। व्हाई इजंट देयर अ कश्मीरी? मतलब तो आपके हिसाब से सरकारें अब कास्टिज्म, आप ये बता दीजिए क्यों रिलीजन के हिसाब से चुनी जानी चाहिए?
शबनम लोन नहीं है, नहीं, आप जरा एक लाइन में डिफाइन कर दीजिए कि कश्मीर का मसला क्या है। पोलराइजेशन नहीं है क्या? शबनम जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, नहीं है कंट्री में। नहीं, आप एक लाइन में डिफाइन कीजिए कश्मीर का मसला है। अभी हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं, आप कहां जा रही है शबनम लोन? शबनम लोन, कश्मीर के हालात देश से अलग है इस वक्त। देश में बहुत तरह के मुद्दे जिन पे बहस की जा सकती है, लेकिन कश्मीर पे है ना, हम कश्मीर की सिचुएशन आप भी मानती है अलग है। तो आपके हिसाब से कश्मीर का मसला कहां आके खड़ा हो गया? अगर आपको मेरी दियानत वाली राय चाहिए, बिल्कुल सही कह रही हूँ, हाँ जो सबके हित में है। बताइए। ये मसला कश्मीर का हल होने वाला नहीं है जल्दी, बट वो मसला क्या है पहले ये बताइए। गो फॉर गवर्नर्स रूल, गो फॉर प्रेसिडेंट। कश्मीर का मसला क्या है शबनम जी, ये बताइए। पहले इस एंगर को सिमर जम। कश्मीर का मसला बताइए क्या है? कश्मीर का मसला 70 साल से चल रहा है क्या? वही मैं बता रही हूँ, कश्मीर का मसला 70 साल से चल रहा है। अरे है क्या? कश्मीर का मसला 4-5 मुद्दों में तकसीम होना चाहिए। सुनिए, एक मिनट, बता रही मेरी बात सुनिए, बताइए। अगर कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल है, मैं ये कहती हूँ पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, और हिस्टोरिकल भी है। इस चीज में आपको हर चीज की नॉलेज चाहिए। कश्मीर का मसला क्या है? कल्चरल नहीं, बातचीत हो तो किस बात पर हो बातचीत? नहीं, कश्मीर का मसला क्या? मसला है कश्मीर क्या है? आपको क्या लगता है ये एक लाइन में कह सकता है? 2 लाइन में बताइए, 3 लाइन में बताइए, कश्मीर का मसला बताइए। नहीं, आप भी मानती है कि कश्मीर में पाकिस्तान ने हालात खराब किए हैं? शबनम लोन, पंडित ने, शबनम लोन, नहीं, इनका मतलब ये है कि क्या आप मानती है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहां पर लोकल लोगों को भी अब वहां इन्फ्लुएंस कर रहा है? गौरव जी, आप ये मानती है कि अलगाववादियों ने कश्मीर में हालात खराब किए हैं? आप मानती है कि नहीं मानती? मसला पता ही नहीं है क्या है। नहीं, मुझे तो मालूम है। आपके हिसाब से कश्मीर का मसला क्या है? पता ही नहीं कश्मीर का मसला। अलगाववादी है। सुनिए, उनको जब ओवरवेलमिंग सपोर्ट हो लोकल पॉपुलेशन का, जैसे ये छोटे बच्चे निकल रहे हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, अपनी स्टेटेड पोजीशन से सबको हटना पड़ेगा। ये दर्श मत दीजिए लोगों को कि सिर्फ नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट सब है। ठीक है, ओके, जहाँ खूने ना हक। ओके, अब आप शबनम लोन, यू मेड योर पॉइंट। या हमारे जवानों की हो, उस कश्मीरी माँ के लिए। नहीं, वो पॉइंट खुद को किसको पॉइंट बताया? किसी को समझ में भी नहीं आया क्या पॉइंट बताया। माँ बाप के आंसू। सर, समय तो नहीं है, अब समझाने के लिए हम 2 घंटे और तो नहीं दे सकते किसी को। सबको अपने समय के दौरान के अंदर ही बोलना है। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। तो खुद नहीं मालूम है कि कश्मीरी मसला क्या है। ये सिर्फ ये भड़काने की नहीं, आप भड़काना चाहती हैं, आपको मसला मालूम नहीं है। आप सिर्फ भड़काने का काम कर रही हैं, गलत बयानी से काम ले रही हैं। आपको खुद मालूम नहीं है कि कश्मीर का मसला क्या सोल्यूशन चाह रही है। समय खत्म हो चुका है, क्लैरिटी नहीं। मसला आज जो सबसे बड़ा वही दिखता है कि कश्मीर आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, कौन है, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन शबनम लोन, आप एक कश्मीरी होने के बावजूद ये नहीं मान रही कि वहां पर पाकिस्तान ने ऐसा काला गंदा खेल खेला जिसकी वजह से आज कश्मीर डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आज कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सभी का बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि कश्मीर में हालात बिगड़ गए हैं, बहुत सारी वजह है, जिसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा कारण है, जिसमें अलगाववादी बहुत बड़ा कारण है, कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन आगे चलना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा, आगे बात करनी पड़ेगी, हल ढूंढना पड़ेगा। वो सेंट्रल की भी जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, लोकल्स की भी जिम्मेदारी है, वहां की सरकार की भी जिम्मेदारी है। देखते हैं क्या कोई उम्मीद की किरण आगे दिखाई देगी इस मसले में। फिलहाल बिग स्टोरी आज बस, नमस्कार।